चलो भाई हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, फिगर शोज द सेक्शन ऑफ अ सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब having its center at O, full stop. Three rays of light A, B and C of the same color are incident on the slab and strike on the edge XY at the point O. The light ray B suffers refraction along OB dash. डायग्राम कुछ ऐसा बना है। इस तरीके से है, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये डॉट 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 करके ऐसे बनाया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे तीन रेस शो करी गई है, रे सी, रे बी और रे ए। इस तरीके से है, ये X है और ये Y है, और ऐसे कुछ करके बना हुआ है, और ये ऐसे जाते हुए ये बी डैश हो गया है। तो इसमें ए पार्ट बोला गया है क्वेश्चन में, ऑन द डायग्राम मार्क द क्रिटिकल एंगल बाय सी। क्रिटिकल एंगल को मार्क करना है सी सिंबल बना के। बी पार्ट है, द रेज एंटर द स्लैब अनडेविएटेड, give reason. C part, draw the path of the rays A and C after they strike the edge XY. D part, name the phenomena which the rays A and C exhibit. A and C exhibit. ठीक है, तो एक एक करके काम बढ़ाते हैं अपना आगे। हाँ जी, पहला सवाल है इसमें कि ऑन द डायग्राम मार्क द क्रिटिकल एंगल बाय सी। तो पहली बात, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर लाइट सरफेस को ग्रेस करने लगती है। तो यहां पे ये जो लाइट है, मैं क्लियर कर दूं डायग्राम में, इस बी वाली रे को ब्लैक कलर से शो किया गया है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, बी का ये बी डैश निकला है, मींस ये रे ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके सरफेस के साथ जाके ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल हुआ इस सरफेस के लिए, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल हो गई। तो अगर रे, इंसिडेंट रे किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरती है जिसपे लाइट सरफेस को ग्रेस करने लगती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो लाइट रे ये बी वाली जो है ऐसे गई, यहां पे टकराई और ये ग्रेस करते हुए चली गई, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यही हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, द रेज एंटर द स्लैब अनडेविएटेड, गिव रीजन। क्योंकि सारी जो रेज हैं वो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये जो स्फीयर है उसके सेंटर के थ्रू आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसी रेज जो सेंटर के थ्रू आती हैं वो उनको बोलते हैं कि वो कैसे आ रही है? अलोंग द नॉर्मल आ रही है। और जब भी लाइट रेज अलोंग द नॉर्मल आती है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से होकर गुजरती है उसे नॉर्मल कहते हैं। अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ज्योमेट्रिकल सेंटर से होके पास होगी उसे नॉर्मल कहा जाता है। और हम पूरी ऑप्टिक्स जितने दिन से अभी तक पढ़ रहे हैं हमेशा ये जानते आए हैं कि अगर लाइट रे अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेज ए बी सी आर नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर तो हो गया, बी पार्ट के आंसर भी लिख दे रहा हूं।
all the three rays passes undeviated as they are incident normally on the curved surface. ठीक, सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, ऐसे समझिए, एंगल 90 डिग्री दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द पाथ ऑफ द रेज ए एंड सी आफ्टर दे स्ट्राइक द एज एक्स वाई। सुनिए, जो ए वाली है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए वो सी से कम है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो लाइट पार निकल जाती है, यानी ए को इसको ए डैश कह सकते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, देन इट विल बी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस वाले केस में देखिए, इस वाले सी वाले में इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। तो जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो TIR हो जाता है। ये CO, ये हो गया C डैश। बात समझ में आ गया? D और आखिरी पार्ट, नेम द फिनोमेना विच द रेज A एंड C एग्जिबिट। ए वाले में क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। और सी वाले में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। तो हम लोगों को जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिन जिन प्रिज्म में पढ़ना है वो 3 है, ठीक है। तो वी शैल स्टडी the phenomena of TIR, the phenomena of TIR in 3 different prisms, in 3 different prisms। कौन कौन से प्रिज्म होते हैं? First is 45 degree, 90 degree, 45 degree prism. Second one is 60, 60, 60 prism. और तीसरा होता है 30, 90, 60, 30, 90, 60 प्रिज्म। सबके अपने अपने नाम भी हैं, ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में नाम रखे जाते हैं वैसे ही है। ये हो गया राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, इसका नाम है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। इसी को टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा नाम हो गया टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। 60 60 60 जो है
जैसा कि हमें पता है कि अगर 60 किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसे इक्विलैटरल प्रिज्म कहा जाएगा। इक्विलैटरल प्रिज्म इसका नाम होगा। और 30, 90, 60 वाला सिर्फ राइट एंगल्ड प्रिज्म हो सकता है, ठीक है, आइसोसेलेस नहीं होगा। आइसोसेलेस में दो एंगल सेम हो जाते हैं, इसमें सारे एंगल डिफरेंट है। तो ये सिर्फ एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है। तो हम लोगों को फिनोमेना ऑफ टीआईआर इन तीन प्रिज्म के लिए पढ़ना है। फिलहाल कॉपी कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, जिसको आप लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी कहेंगे, ठीक है। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है? जिसके दो एंगल 45 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का हो। आई बात समझ में? इसी वजह से इसको लिख रखा था। तो तीन प्रिज्म है अपने पास, तीन में से पहला वाला जो है उसके थ्रू टीआईआर कैसे होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। हाँ जी, सवाल उठता है कि इसका नाम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्यों है। अभी तक इतना बड़ा समझ में आ गया, ठीक है। तीन मतलब टीआईआर क्या होता है, जो होता है सो होता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो टीआईआर बेसिकली हमको तीन प्रकार के प्रिज्म पे पढ़ना है। एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, एक आपका केवल राइट एंगल्ड है और एक इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल सेकंड नंबर वाला है, राइट एंगल्ड वाला थर्ड नंबर वाला है, और राइट एंगल्ड आइसोसेलेस जो है वो फर्स्ट नंबर वाला है। जो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस है उसी को टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। तो सवाल उठता है कि इसे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसी को क्यों कहते हैं, बाकी वो क्यों नहीं कहते। तो माय डियर, ये इसका एक सीधा सिद्धांत है कि अगर आपने राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म यानी 45, 90, 45 वाले प्रिज्म पे की साइड पे कोई भी लाइट रे नॉर्मली गिराई तुमने, किसी भी तीन साइडें होती हैं, अगर फ्रंट क्रॉस सेक्शन की बात करें तो तीन साइड्स में से अगर आपने किसी के ऊपर भी लाइट रे आपने नॉर्मली इंसिडेंट कराई है तो 100% एक ना एक बार टीआईआर तो पक्का होगा। आई बात समझ में? तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऐसे प्रिज्म में लाइट पड़ती है, कैसे, नॉर्मली सरफेस के ऊपर नॉर्मली गिरना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे गिरना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 100% प्रिज्म कहीं ना कहीं एक आध बार तो टीआईआर करवा ही देता है, ज्यादा बार भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो जरूर होगा। इसी वजह से इसे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहा जाता है। तो हम ये भी पॉइंट लिख दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। तो राइट एंगल्ड isosceles prism is also called totally reflecting because when light is incident on any face, incident normally at any face of the prism, then inside the prism TIR must
टेक्स प्लेस। ठीक है,